साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, पल पल की अपडेट। इस जंग से जुड़ी हुई भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक पहुंचा रहा है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सूर्य त्रिपाठी। बिल्कुल, ईरान जिस तरीके से इजराइल पर और दूसरे अलग अलग देशों पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, इन सब के बीच ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी का बयान सामने आया है। यूएस इजराइल की कार्रवाई को लेकर यह बयान ईरान के 174 शहरों को निशाना बनाया। 636 जगहों को टारगेट यहां पर किया गया और अब तक कम से कम 1332 हमले हुए। कई शहरों में रिहायशी इलाकों पर असर पड़ा है। ये पूरी तस्वीर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, श्रद्धा। कई शहरों में रिहायशी इलाकों पर असर। आपको बता दें कि अब यह युद्ध चरम पर दिखाई दे रहा है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इसको लेकर अब एक बयान जारी किया है। यूएस इजराइल की कार्रवाई को लेकर अब ये रेड क्रिसेंट ने बयान जारी किया। ईरान के 174 शहरों को निशाना बनाया गया है। 636 ऐसी जगह जिनको टारगेट किया गया और अब तक कम से कम 1332 हमले हो चुके हैं, जिसमें से कई रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। उस पर भी असर है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कतर की राजधानी दोहा में भी धमाका हुआ। दोहा में बड़े धमाके की खबर है और एक बड़े धमाके की आवाज दोहा में सुनाई दी। तो सूर्या, इसका असर जो है मिडिल ईस्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ईरान जो है वो हमला कर रहा है। अब कतर की राजधानी दोहा में धमाके की खबर। बिल्कुल, ये अलग अलग तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से खाड़ी देश और दूसरे देशों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, श्रद्धा, ये अपने आप में इस ओर इशारा कर रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो माहौल बना है, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो, सामरिक दृष्टि से हो, और इन सब के बीच फिलहाल जो वैश्विक मंदी साफ तौर पर देखी जा रही है, वो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि तमाम दूसरे देश भी झेल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के तमाम देश उसमें शामिल है, खाड़ी देश शामिल है और इन सब के बीच जो एक्सपोर्ट है, भारत का जो एक्सपोर्ट है, उस पर आने वाले वक्त में गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल ये तस्वीर है इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई जो बनती हुई नजर आ रही है। ये दोहा की तस्वीर है, कतर की राजधानी दोहा, वहां पर भी धमाके की खबर है। और आपको बता दें कि ऐसे कई अलग अलग देश जहां पर धमाके अब ईरान कर रहा है। यूएस की जहां पर भी सैन्य ठिकाने हैं, कैंप्स है, वहां पर अब ये धमाके जो हैं ईरान कर रहा है। एक इनडायरेक्ट प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश ईरान ने की यूएस पर, लेकिन हालांकि उसमें कोई सफलता ईरान की होती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं अगर बात करें तो इजराइल पर भी लगातार धमाके जो है वो ईरान अब कर रहा है। यरूशलेम में आज धमाके, जिसके बाद सायरन भी बजे। तेल अवीव में ईरान ने धमाके किए हैं। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, ईरान अब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इजराइल पर हमले कर रहा है। यरूशलेम में आज जो है धमाके सुने गए। उसके अलावा आपको बता दें वहां सायरन बजा, लेकिन कतर के जो दोहा है वहां पर भी अब बड़ा धमाका सुना गया है। देखिए, ईरान ये जान रहा है कि इस जंग को जीतना उसके लिए बहुत आसान नहीं बल्कि संभव भी नहीं है। इस बात को समझते हुए वो दुश्मन को सिर्फ छकाने का काम कर रहा है कि कैसे इस युद्ध को लंबा खींचा जा सके, क्योंकि यदि उसने सरेंडर किया तो वहां सत्ता परिवर्तन की बातें चल रही हैं। फिलहाल जो सत्ता को संभाल रहे हैं, सत्ता पर जो काबिज हैं, उनका टारगेट ये है कि किसी भी सूरत में इस युद्ध को जितना लंबा हो सके अंतिम क्षणों तक इसको लंबा खींचा जाए। इसी क्रम में गल्फ कंट्रीज में जो भी सैन्य अड्डे बने हुए हैं अमेरिका के, उनको टारगेट किया जा रहा है या फिर ऐसी जगह को टारगेट किया जा रहा है जहां पैनिक क्रिएट हो सके, आम लोगों के बीच में दहशत कायम हो सके। तो ईरान उस उद्देश्य में सफल होता दिख रहा है और अभी ईरान ने जो दावा किया हुआ है, जो उसने धमकी दी हुई है, उसके मुताबिक उसने कहा हुआ उसके पास सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अत्याधुनिक हैं, जो सीधे इजराइल के किसी कोने को छू सकती हैं, वहां अटैक कर सकती हैं, वो सभी सुरक्षित रखी गई। मौका आने पर जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ईरान अपने बिल्कुल, हालांकि ईरान कह रहा है, जैसे सूर्य ईरान बार बार कह रहा है कि अब जो है हमला और कड़ा होने जा रहा है। मतलब ईरान ने ये तय किया है और कहा है कि हम आने वाले 6 महीने तक तो लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या समझा जाए इससे? आप भी आदित्य से, आपके मन में सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अलग अलग देशों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि एक पैनिक कंडीशन लाने की कोशिश है ईरान की तरफ से, उसका क्या मतलब और मायने निकाले जाए? क्या एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से?
बिल्कुल सूर्या, देखिए ईरान जैसा मैंने पहले बताया कि ईरान ऐसे में क्या कर रहा है, जो भी अमेरिकी बेस हैं गल्फ कंट्रीज में, उन सभी को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा जो भी उसके फेवर में नहीं है, जो उसके विरोध में है, जो किसी ना किसी तरह से इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को टारगेट कर रहा है। अभी जो हमारे पास जानकारी हो पाई है सूर्या, उसके मुताबिक इटली की प्रधानमंत्री एक पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को 2000 सैनिकों के साथ गल्फ कंट्रीज में अलग अलग जगह पर तैनात करने की प्लानिंग कर रही है। इस बात की उन्होंने घोषणा की हुई है कि गल्फ कंट्रीज उनके मित्र राष्ट्र हैं और उनको जिस तरह की मदद की जरूरत होगी उस मदद को पहुंचाया जाएगा। ये खास तौर से इसलिए भी किया गया क्योंकि ईरान सभी को टारगेट कर रहा है और किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। वो खास तौर से पब्लिक प्लेसों को भी टारगेट कर रहा है, जिसमें कि वहां पर दहशत आ सके। और इस दहशत को दूर करने के लिए सऊदी अरब के जो शेख हैं वो एक मॉल में टहलते हुए भी दिखाई दिए, ताकि आम जनता का विश्वास जीता जा सके। तो अब ये जो युद्ध है, ये मनोवैज्ञानिक लेवल पर प्रेशर बनाने का है, जिसमें ईरान की तरफ से भी कोशिश है कि जो भी गल्फ कंट्रीज हैं या अमेरिका और इजराइल के फेवर में खड़े हुए हैं, उन सब पर मानसिक प्रेशर बनाया जा सके। और यही इजराइल और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान पर किसी तरह से मानसिक प्रेशर बनाया जा सके। इसके लिए वहां पर जो वाटर सप्लाई थी, जो बिजली की सप्लाई थी, उसको भी इजराइल ने नष्ट किया हुआ है ईरान में। तो वो दिक्कतें आम पब्लिक तक पहुंचेंगी, तमाम तरह की और परेशानियां बढ़ेंगी। तो अब ये जो युद्ध है, ये अब इसी तरफ आगे बढ़ेगा, जिसमें आम जनता भी पिसती हुई नजर आएगी। जी सूर्या, जाहिर तौर पर आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है आदित्य। और जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में ये जो हमले हो रहे हैं, चाहे मैं गल्फ कंट्री की बात करूं या मैं बात करूं आपका इजराइल की, या मैं ईरान की ही बात करूं। ईरान में जब यह अटैक हुआ और जिस तरीके से उस कॉलेज में अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 160 से ज़्यादा छात्राएं मारी गईं, सामूहिक रूप से उनका अंतिम संस्कार किया गया, वो अपने आप में ही बहुत संवेदनशील तस्वीर थी। और उस तस्वीर के बाद ये भी सामने बयान आया ईरान का कि भाई वो बच्चियां थी जिनके डेस्क तक पैर नहीं आते, वो किसी के लिए खतरा कैसे बन सकती हैं। तो अब जब ये युद्ध इस स्तर पर पहुंचता है कि आम लोग इसका शिकार हों, तो ये चिंता की भी बात हो जाती है। अब बिल्कुल श्रद्धा, चिंता की बात इसलिए भी हो जाती है कि जब कोई भी युद्ध होता है तो उसके अपने पैमाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, और उसमें साफ साफ है कि डिफेंस सिस्टम को आप टारगेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एरिया जहां से आपके खतरा हो उसको आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आम जनता जहां जीवन यापन कर रही है, खासतौर से स्कूल, अस्पताल और जो भी रेजिडेंशियल एरिया है सिविल्स के, तो उनको आप बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। लेकिन जो पहला युद्ध हुआ शनिवार को ही, पहले अटैक में इजराइल और अमेरिका के एक स्कूल में अटैक हुआ। वो हालांकि स्कूल डिफेंस एरिया में था, लेकिन फिर भी अगर आपने अटैक किया हुआ था तो डिफेंस के दूसरे एरिया को अटैक करना चाहिए, ना कि स्कूल को। स्कूल को टारगेट किया। एक साथ 150 के आसपास की बच्चियां मारी जाती हैं। इसके अलावा उसके बाद जब ईरान का जो पलटवार हुआ, ईरान ने भी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया है, एक विरोधाभास। यूएस ये कहता है, इजराइल ये कहता है कि भाई वहां पर नफरत फैलाई जाती है ईरान में, हम वो नहीं होने देंगे। और फिर आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसे स्कूल कॉलेज में हमला कर रहे हैं जहां पर मासूम लोग मारे गए, मासूम बच्चियां मारी गई। तो फिर आपकी ही बात का विरोधाभास तो है ना ये। अब बिल्कुल श्रद्धा है, और इसको लेकर के यूएन मानवाधिकार ने वहां पर एक जांच भी बैठा ली हुई है। वो जांच रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन इतना तो तय है कि वो जो बच्चियां मारी गई वो अमेरिका और इजराइल के हमले में ही मारी गई हैं। अब उसके पलटवार में ईरान भी वो सारे पैमाने तोड़ रहा है, उन मानकों को नहीं मान रहा है। वो भी रेजिडेंशियल एरिया में वो कह जरूर रहा है कि वो अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है गल्फ कंट्रीज में, लेकिन ये देखने को मिला हुआ है कि तमाम देशों में गल्फ के वहां पर सिविल इलाकों में भी अटैक हुए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं, उनको सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो पैमाने हैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, युद्ध के नियमों के, वो तार तार होते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को छकाने और परेशान करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ईरान की तरफ से भी, इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी। जी, इजराइल और अमेरिका की तरफ से तो खैर बहुत क्लियर ही है। और ट्रंप ने साफ तौर पर यह भी बड़ी बात कही है कि भाई अब तक का सबसे बड़ा हमला तो ईरान पर होना अभी बाकी है सूर्या। अभी ये जो हमला हुआ ये कम है, खामेनेई की मौत हो जाती है, ईरान तितर बितर दिखाई दे रहा है जो असलियत है, लेकिन अभी भी ट्रंप का ये कहना है कि सबसे बड़ा हमला होना बाकी है। तो सूर्या, ट्रंप की जो दादागिरी है, मैं जिक्र यहां पर श्रद्धा करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब इस बात की ओर भी संकेत मिलने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन की जरूरत है और मौजूदा जो तंत्र है
उसी का कोई व्यक्ति जो ताकतवर हो उसे अब सत्ता सौंप देनी चाहिए। ऐसे संकेत उनकी बातों से निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी सवाल का मैं जवाब लेना चाहूंगा। आदित्य, क्या डोनाल्ड ट्रंप मानने लगे हैं कि अब वहां पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और जो मौजूदा तंत्र है वहीं से एक ताकतवर व्यक्ति को सत्ता सौंप देनी चाहिए, ईरान उसके हवाले कर देना चाहिए? क्या अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाह रहे हैं? अब बिल्कुल सूर्या, देखिए अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं और हम इराक और अमेरिका के युद्ध की बात करें, सद्दाम हुसैन वहां शासक हुआ करते थे, तब भी वहां पर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा था और अपनी तानाशाही की दम पर उसने वहां पर पहले आरोप लगाया कि रासायनिक हथियार हैं इराक में। जब वहां पर संयुक्त राष्ट्र की टीम गई, तमाम देशों की टीमें पहुंची, वहां कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला। उसके बाद भी सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। कुछ यही कोशिश करता हुआ अमेरिका एक बार फिर ईरान में नजर आ रहा है। यहां पर भी उसकी कोशिश है कि किसी तरह से यहां पर सत्ता परिवर्तन हो। इसके लिए वहां पर एक जेनजी आंदोलन भी खड़ा कराया गया, लेकिन उसको कुचल दिया गया। जब वो पूरी तरह से नस्ताबूद हो गया, उसके बाद ये बातचीत के बीच में एक अटैक किया जाता है अचानक, और उसमें पहली लेयर जो वहां के शासक हैं उनको पूरा खत्म कर दिया जाता है। अब इजराइल साफ साफ कह रहा है कि वो कोई भी उत्तराधिकारी बनेगा वो उनको नष्ट कर देगा। यानी कि जो खामनेई थे, जो मारे गए सुप्रीम लीडर, उनका बेटा मुस्तफा खामनेई अब वहां का सुप्रीम लीडर तय किया गया है। वहां की जो 88 मौलवियों की असेंबली है उसके द्वारा तय किया गया है। इजराइल ने साफ कहा है कि कोई भी तय हो मैं उसको भी मार दूंगा। इधर इस बात को समझते हुए ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई, उन्होंने साफ साफ तैयारी की हुई थी और उसमें 5 लेयर तैयार की थी। यदि पहली लेयर मारी जाती है किसी भी तरह से षड्यंत्र में या युद्ध में जिसका उनको आभास हो चुका था, तो उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, दूसरा कौन बनेगा, तीसरा कौन बनेगा, इस तरह से 5 लेयर तैयार की हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जिस मकसद को हासिल करना चाहता है कि उसकी यसमैन सरकार वहां हो जाए, यसमैन बिल्कुल वहां पर काबिज हो जाए, वो लगता है कि मुश्किल है। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से उसने इराक में टारगेट अचीव कर लिया था, या जितनी आसानी से उसने वेनेजुएला में अपहरण करके वहां के राष्ट्रपति को अब वहां पर अपनी मनमानी करने पर पूरी तरह से लगा हुआ है अमेरिका। वो मुझे नहीं लगता है कि ईरान में इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसको हासिल होने वाला है। उसकी एक खास वजह है कि जो सुप्रीम लीडर मारे गए खामनेई, उनके फेवर में उनके मारे जाने के बाद सड़कों में जो हुजूम उमड़ के आ रहा है, इससे इतना तो साफ हो गया है कि नेतृत्व परिवर्तन की मंशा रखने वाले ईरान के भीतर लोग कम हैं और इसी सत्ता को चाहने वालों की तादाद ज्यादा है। ये तय है वहां पर जो समर्थन है। और ना सिर्फ ईरान में, बल्कि अगर हमें बात करूं, भाई भारत तक उसकी गूंज सुनाई दी है। भारत में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान में देखा आपने किस तरीके से अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ की गई, तो वो असर तो देखने को मिला है कि कितने लोकप्रिय थे खामेनेई, लोग पसंद करते थे। हाँ, एक तबका जरूर है जो उनकी कट्टरवादी का विरोध करता हुआ नजर आता है, लेकिन ट्रंप का जो मकसद है वो कामयाब, यानी कि रिजीम चेंज वाली बात तो अभी होती हुई फिलहाल मुझे लगता है वो टेढ़ी खीर साबित हो सकती है ट्रंप के लिए, और वो मुश्किल है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।